इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करता है और ये आपके एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी रिफ्लेक्ट होते हैं। इसीलिए शेयर्स और सिक्योरिटीज के सभी ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट और सही रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। कुछ मिसकंसेप्शन इस तरह के भी हैं कि हमें लॉस को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, या फिर सैलरीड पर्सन को हमेशा कैपिटल गेन ही होगा जबकि उनको बिजनेस इनकम या लॉस भी हो सकता है। तो इससे रिलेटेड सभी एस्पेक्ट की सही जानकारी आपको सही रिपोर्टिंग में मदद करेगी। तो चलिए बात करते हैं शेयर्स और सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शंस को इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे डिस्क्लोज किया जाए। शेयर्स से होने वाली इनकम को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं: कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम और अदर इनकम। अब कैपिटल गेन भी 2 तरीके का हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बिजनेस इनकम भी 2 तरीके की हो सकती है, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या नॉर्मल या नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। तो इस तरह से इनकम टैक्स के पर्पज से 5 तरह की रिपोर्टिंग आपकी हो गई: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम और नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और उसके बाद लास्ट में अदर इनकम। तो चलिए पहले बात करते हैं कैपिटल गेन की। शेयर्स को आप 2 तरीके से रख सकते हैं, पहला इन्वेस्टमेंट की तरह और दूसरा स्टॉक एंड ट्रेड के रूप में। अगर आपने शेयर्स को इन्वेस्टमेंट की तरह रखा है तो इससे बेचने वाली जो आय है उसको हमें कैपिटल गेन हेड में डिक्लेयर करना है। इस पर चर्चा करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ ट्रांजैक्शन को जहां पे कि कोई टैक्स नहीं लगेगा चाहे आपने शेयर्स को ट्रांसफर किया है। पहला है एचयूएफ के फुल पार्टीशन पर, जहां अगर एचयूएफ अपने मेंबर्स को पार्टीशन पे शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है वहां पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। शेयर्स अगर गिफ्ट या रिवोकेबल ट्रस्ट के रूप में ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो वहां भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। आपकी जो इन्वेस्टेड कंपनी है उसका अमलगमेशन या डीमर्जर होता है तो भी नहीं लगेगा। म्यूचुअल फंड यूनिट का रीलोकेशन कर रहे हैं या फिर प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स का इक्विटी शेयर में अगर कन्वर्जन होता है तो वहां भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। कंपनी से एलएलपी के कन्वर्जन पर भी कोई टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन की नहीं आती है। और फाइनली लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज को भी ट्रांसफर नहीं माना जाता। तो इन सभी ट्रांजैक्शंस पर आपकी कोई कैपिटल गेन की लायबिलिटी नहीं आएगी। अब जब हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन करने के लिए आपको 3 इंफॉर्मेशन चाहिए। पहला, ट्रांसफर किए जाने वाले जो शेयर्स है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। दूसरा, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना है। और तीसरा, कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन कितनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई शेयर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, इसको कैसे डिटरमाइन किया जाए। तो इसके लिए आपको 2 चीज जानना जरूरी है। पहला, आपका नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। इसका मतलब है जैसे कि म्यूचुअल फंड हो सकते हैं, शेयर्स हो सकते हैं या डिबेंचर्स हो सकते हैं। दूसरा, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग, यानी कि आपकी एक्विजिशन डेट और सेल डेट के बीच का जो पॉइंट है, जो समय है, उसको हम पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग के लिए हम इन्वेस्टमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं: 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ। अब 12 महीने में जो इन्वेस्टमेंट कवर होंगे वो है लिस्टेड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यूनिट्स ऑफ यूटीआई। तो ये सभी जो लिस्टेड सिक्योरिटीज हैं वो आपकी कैटेगरी आती है 12 मंथ। और इसी तरह लिस्टेड या अनलिस्टेड इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड हैं या फिर जीरो कूपन बॉन्ड है, वो भी हम 12 महीने की कैटेगरी में लेंगे। 24 महीने के ब्रैकेट में आते हैं अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, जैसे कि मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स अगर आप होल्ड कर रहे हैं। और जो लास्ट वाला रेजिडुअल स्लैब हो गया एक तरह से 36 महीने का, उसमें कवर हो जाते हैं आपके डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या और भी कोई तरह की सिक्योरिटीज, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड। अब अगर आपका होल्डिंग पीरियड इन नंबर ऑफ मंथ से ज्यादा है तो वो हो गई आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स, और अगर कम है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। एग्जाम्पल के लिए बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आप लिस्टेड शेयर्स 12 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं या कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शेयर्स आप 24 महीने से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, तो वो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स बन जाएगी। और इससे कम पीरियड पे होल्ड कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगी। और इनके ट्रांसफर पर उसी तरह लॉन्ग टर्म या आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जब पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान में रखने की है।
अगर आपको शेयर्स गिफ्ट, विल्स या सक्सेशन या फैमिली पार्टीशन में मिले हैं तो प्रीवियस ओनर का भी होल्डिंग पीरियड काउंट होगा। ठीक है, तो आपकी एक्विजिशन डेट से काउंट नहीं होगा पीरियड, जबकि आपका जो ओरिजिनल एक्विजिशन डेट है, जो सपोज करिए आपको अपने फादर से विल में कोई शेयर्स मिले हैं, तो फादर ने आपके जब परचेज किए होंगे वो पीरियड से आपका अभी तक का पीरियड काउंट होगा। शेयर जो आपके राइट या बोनस शेयर जो होते हैं उनका एक्विजिशन पीरियड डेट ऑफ अलॉटमेंट से गिनेंगे। अभी जो है राइट एंटाइटलमेंट का भी नया कंसेप्ट शुरू हुआ है, उसमें जब आपको जब ऑफर फॉर राइट एंटाइटलमेंट मिलती है वहां से आपका पीरियड काउंट होगा। अमलगमेशन या डीमर्जर होता है इन्वेस्टेड कंपनी के केस में, तो वहां होल्डिंग पीरियड ओरिजिनल जो पीरियड है वहां से होगा। इसी तरह प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर का अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हुआ है तो पीरियड जो है ओरिजिनल आपका प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर आपने जब परचेज किया वहां से काउंट करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अगर आपने स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल असेट्स में कोई कन्वर्जन किया है अपनी कैपिटल असेट्स का, तो वो पीरियड ऑफ होल्डिंग कन्वर्जन की डेट से गिनेंगे। सपोज करिए आप कोई 2011 से शेयर्स होल्ड कर रहे हैं और 2021 में आपने उनको कैपिटल असेट्स में कन्वर्ट कर लिया और आप 2023 में सेल कर रहे हैं, तो आपका जो एक्विजिशन डेट है 2021 का होगा, न कि 2011 का। शेयर्स अगर आपने काफी लॉट्स में खरीदे हैं तो फीफो मेथड आपको अप्लाई करना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये हमने देखा पीरियड ऑफ होल्डिंग, उसके बाद है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो नॉर्मल केस में सेल कंसिडरेशन ही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन होगा। कुछ पॉइंट जो एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो अनकोटेड शेयर होते हैं जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में फेयर मार्केट वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। आप उसको बुक वैल्यू या उसकी फेस वैल्यू पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो सपोज करिए कोई शेयर्स की फेस वैल्यू तो 10 रुपए के हिसाब से टोटल कैपिटल आती है 1 लाख रुपए, लेकिन उसमें रिजर्व एंड सरप्लस सपोज करिए 50 लाख के पड़े हैं, तो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो आपकी हो सकता है कि जो वैल्यू है 500 रुपए पर शेयर भी कैलकुलेट हो सकती है, बट उसका एक मैकेनिज्म दिया हुआ है, तो वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। उसके बाद जो है, अगर आपने कैपिटल असेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है तो जो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू है उसको कंसिडरेशन माना जाएगा। तो एक तरह से जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस दिन की जो उस शेयर का अगर लिस्टेड शेयर है तो वहां पे जो एक्सचेंज प्राइस आ रही है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी बात कर लें, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो नॉर्मल केस में जो है आपके परचेज प्राइस ही आप जाके एक्सचेंज पे परचेज करते हैं या म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं, तो वही आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इस तरह से होगी। अगर आपको अलॉटमेंट मिला है अमलगमेटेड इंडियन कंपनी में, आप मान लीजिए कोई कंपनी के शेयर्स रख रहे हैं और उसका अमलगमेशन हो गया और आपको नया अलॉटमेंट हुआ है अमलगमेटेड कंपनी में, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो अमलगमेटेड कंपनी है वो मानी जाएगी। इसी तरह डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर, इनका अगर इक्विटी शेयर में कन्वर्जन हुआ है तो कॉस्ट जो है आपकी डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर को जो आपने एक्वायर किया था उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि आपका जो पीरियड ऑफ होल्डिंग भी वहीं से शुरू हो रहा है और आपकी कॉस्ट भी वहीं से शुरू हो रही है। अगर एम्प्लॉइज को ईसॉप स्कीम में कोई शेयर्स मिलते हैं तो जब वो ऑप्शन एक्सरसाइज होता है तो उस दिन की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी। अब थोड़ा सा जो एक टेक्निकल पॉइंट आता है, लिस्टेड इक्विटी शेयर का या आपके पास इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है जो आपने एक्वायर किए फरवरी 1 2018 के पहले, तो उस केस में आपकी जो कैलकुलेशन होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की वो है हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट्स या एंड लोअर ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच एसेट्स एंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और एक्रूइंग एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच एसेट्स। तो कैप्शन में या कमेंट्स में आप इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि जो फरवरी 1 2018 के पहले का आपका एक्विजिशन है तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे कैलकुलेट होगी।
डीमर्जर के केस में अगर आपका रिजल्टिंग कंपनी में आपको अलॉटमेंट हुआ है, डीमर्जर का मतलब ये है कि एक कंपनी का डीमर्ज करके दो डिवीजन कर दीजिए, तो आपके पास दो कंपनियों के शेयर हो गए। तो एक तो डीमर्ज कंपनी जो जो डीमर्ज हो रही है उसको हम कहते हैं डीमर्ज कंपनी, और जो कंपनी बनी है उसको कहते हैं हम रिजल्टिंग कंपनी। तो दो आपके शेयर हो गए, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो करने का कैलकुलेट करने का फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी मल्टीप्लाइड बाय नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट ट्रांसफर्ड इन डीमर्जर डिवाइड बाय नेटवर्थ ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी इमीडिएटली बिफोर डीमर्जर। तो ये भी मैंने कमेंट्स में एक एग्जांपल डिस्कस किया है, वहां से आप समझ सकते हैं कि इसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा। उसके बाद आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन डीमर्ज कंपनी आफ्टर डीमर्जर। तो ये हमने ऊपर जब कैलकुलेट किया कि जो आपका रिजल्टिंग कंपनी का कैलकुलेशन किया, तो उसमें से अब आप ओरिजिनल प्राइस में से उसका घटा देंगे, तो यहां पे रह जाएगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन डीमर्ज कंपनी। राइट शेयर्स के केस में जो हम एक्चुअली अमाउंट पे कर रहे हैं राइट शेयर्स खरीदने के लिए, वो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई। राइट टू सब्सक्राइब टू शेयर्स जो होता है उस केस में निल होता है, काफी लोग इसको मिस कर जाते हैं कि ये भी आपका टैक्सेबल होगा, तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी और जो भी आपका सेल कंसिडरेशन आएगा तो एक तरह से आपका पूरा टैक्स हो जाएगा। बोनस शेयर के केस में भी जो कॉस्ट है वो निल गिनेंगे। अब एक कंसेप्ट आता है इसमें कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर का मतलब ये है कि जहां पे आपको कॉस्ट जो है प्रीवियस ओनर जो कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, उसकी कॉस्ट लेंगे। तो मान लीजिए आपको शेयर्स मिले हैं पार्टीशन में, एचयूएफ के पार्टीशन में, तो हमने डिस्कस किया कि जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो लेंगे। इसी तरह गिफ्ट या विल के केस में, तो ये वो एग्जांपल है जहां पे कि वो ट्रांसफर डीम भी नहीं किया जाता है, लेकिन उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ वो होगी जो कि ओरिजिनली जो ट्रांसफरर ने जिस कॉस्ट पे एक्वायर किए हैं। या फिर आपका ट्रांसफर बाय सक्सेशन हुआ है, या कोई रिवोकेबल या इरिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर हुआ है, तो इन केसेस में ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो एक्वायर की कॉस्ट है वो होगी। तो इस तरह से आपके पास तीन चीजें आ गई। पहली चीज तो आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है या शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स है, उसके बाद आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी है। अब ये जब तीनों हो जाएंगे तो कैलकुलेशन जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने डिस्कस किया है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट जनरली शेयर्स के केस में होती नहीं है, और लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ असेट्स। तो ये इस तरह के फॉर्मूले से ये कैलकुलेट हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी इसी तरह से कैलकुलेशन होगी, केवल एक ही डिफरेंस होगा कि वहां पे ये सारी जो कॉस्ट हम ले रहे हैं वो इंडेक्स्ड कॉस्ट लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसका जो फॉर्मूला है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, जिसको हम CII बोल सकते हैं, फॉर द ईयर ऑफ ट्रांसफर डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो इसका भी मैंने कमेंट में एक एग्जांपल डिस्कस किया है, तो वहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा। लेकिन कुछ केसेस में इंडेक्सेशन का आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो जो है उस केस में अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है इक्विटी शेयर के ट्रांसफर में या इक्विटी ओरिएंटेड फंड के ट्रांसफर में या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट के केस में जो कि टैक्सेबल है 112A में, उन केसेस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बॉन्ड्स और डिबेंचर में भी ध्यान रखिए आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके केवल दो एग्जेम्पशन हैं, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। इन दो केसेस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह नॉन रेजिडेंट के केस में अगर नॉन रेजिडेंट अनलिस्टेड शेयर्स होल्ड कर रहे हैं तो वहां इंडेक्सेशन बेनिफिट उनको नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पे जो उनकी टैक्सेशन है वो कंसेशनल रेट पे होती है 10% पर, तो वहां आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। कैपिटल गेन के केस में थोड़ा सा टैक्सेशन कॉम्प्लिकेटेड है। टैक्स रेट में अगर आप इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ट्रांसफर कर रहे हैं और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो टैक्स होगा आपका 15% से। शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया अगर आपने लेस देन 12 मंथ्स में ट्रांसफर किया है।
अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपका टैक्स होगा 10% से, लेकिन इसमें 1,00,000 रुपए तक का कैपिटल गेन पे कोई टैक्स आपका नहीं है। लिस्टेड अगर कोई सिक्योरिटी है, मतलब इक्विटी शेयर या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अलावा, तो वहां पर आपका जो स्लैब रेट से टैक्स लगेगा शॉर्ट टर्म में। और अदर देन अगर इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड है और लिस्टेड है, तो उसका अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो 20% से विद इंडेक्सेशन या 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपका टैक्स होगा। अनलिस्टेड शेयर के केस में स्लैब रेट से अगर शॉर्ट टर्म है, जैसा हमने देखा कि 24 महीने तक का अगर आपका ट्रांसफर है तो उसमें स्लैब रेट से ही टैक्स होगा। 24 महीने के ऊपर अगर है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है अनलिस्टेड शेयर्स में, तो उस केस में आपका जो टैक्सेशन है वो होगा विद इंडेक्सेशन 20%, लेकिन नॉन रेजिडेंट एसएससी के केस में ये होगा 10% विदाउट इंडेक्सेशन। उसके बाद अगर कोई अनलिस्टेड सिक्योरिटी पे आ जाते हैं जो कि रेजिडुअल क्लॉज में फॉल करेगी, लेस देन अगर 36 मंथ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो स्लैब रेट से टैक्स होगा। और अगर मोर देन 36 मंथ्स है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो नॉन रेजिडेंट के केस में तो ये 10% विदाउट इंडेक्सेशन है और रेजिडेंट के केस में 20% विद इंडेक्सेशन। बिजनेस ट्रस्ट शॉर्ट टर्म में 15% है, लॉन्ग टर्म में 10% है ओवर एंड अबव 1 लाख। जो रेजिडुअल सिक्योरिटीज है जो ऊपर कवर नहीं होती है उनका 36 मंथ्स के हिसाब से होगा। तो लेस देन 36 मंथ्स में शॉर्ट टर्म में स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म के केस में 20% विद इंडेक्सेशन। लास्ट में देख लेते हैं लिस्टेड बॉन्ड या डिबेंचर है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो स्लैब रेट से, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन आपका टैक्स लगेगा। ये सेक्शन 112 के प्रावधान है। अगर आप अनलिस्टेड बॉन्ड से डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वहां पे स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, लॉन्ग टर्म है तो 10% आपका विदाउट इंडेक्सेशन जो है आपका अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर के केस में टैक्स लगेगा। म्यूचुअल फंड के केस में जैसा इक्विटी में हमने देखा, अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है तो 15% का टैक्स है, और अगर शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म में आपका 10% का टैक्स लगेगा। अदर देन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में आपका शॉर्ट टर्म में जो अगर रेजिडेंट है स्लैब रेट से टैक्स लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो 20% लगेगा। एनआरआईज के केस में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उनका शॉर्ट टर्म तो सेम है, स्लैब रेट से लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में 20% लिस्टेड यूनिट के केस में और 10% है अनलिस्टेड यूनिट के केस में। डोमेस्टिक कंपनीज या फर्म है तो ये इसमें ध्यान रखिए कि इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, 22%, 25% या 30% के स्लैब में, जैसा वो कंपनी हो, बहुत ज़्यादा इस समय उनका रेलेवेंट नहीं है डिस्कशन। तो इस तरह से आपका जो है टैक्सेशन कैपिटल गेन का होगा। हम बात कर लेते हैं दो और जो थे, बिजनेस इनकम और अदर इनकम। तो बिजनेस इनकम, अगर आप शेयर्स को एज स्टॉक इन ट्रेड होल्ड कर रहे हैं तो इनके ट्रांसफर या सेल पर आपको बिजनेस इनकम होगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं, जितने भी F&O में काम करते हैं आप, तो वो बिजनेस एज बिजनेस इनकम ही टैक्स होंगे, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन आपको एक तीसरी तरह से भी बिजनेस इनकम या लॉस हो सकता है। जब आप इंट्राडे में शेयर सेल परचेज करते हैं तो आपको होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो स्पेकुलेटिव माना जाएगा, तो वो आपकी हो जाती है स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम या लॉस। इसमें एक और जो चीज ध्यान में रखने वाली है, जो काफी बार हम मिस कर जाते हैं, कि स्पेकुलेटिव प्रॉफिट या लॉस जो है, आप उसका जो टैक्सेबिलिटी है वो अलग से होती है। उसको हम नॉर्मल बिजनेस इनकम में क्लब नहीं कर सकते क्योंकि इनका आपस में सेट ऑफ नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको नॉर्मल जो सिक्योरिटीज के ट्रांजेक्शन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन, उसमें 5 लाख का प्रॉफिट होता है और आपका इंट्राडे में आपका लॉस मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो आपको टैक्स जो है 5 लाख पे ही देना पड़ेगा। इंट्राडे ट्रांजेक्शन का जो लॉस है वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आगे अगर आगे के साल में कोई इनकम होती है तो वहां से उसका सेट ऑफ मिलेगा। जो बिजनेस इनकम है वो आपकी नॉर्मल स्लैब रेट से जो आपका वहां वैसे टैक्स होगी।
लास्ट में बात कर लेते हैं अदर इनकम की। अदर इनकम में आपके शेयर्स में किए गए इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है इंटरेस्ट या डिविडेंड की, वो इनकम आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी। ये ध्यान में रखने की चीज़ है, अगर आपने एज स्टॉक इन ट्रेड भी रखा है तो भी इंटरेस्ट और डिविडेंड की जो इनकम है वो अदर इनकम के हेड में ही डिक्लेयर करनी है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो टैक्सेबिलिटी किस तरह से आपका इसमें आएगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रश्न है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।